मुगल काल में आर्थिक और सामाजिक जीवन, जमींदार और ग्रामीण अभिजात। अबुल फजल और दूसरे समकालीन लेखकों की रचनाओं से स्पष्ट है कि भूमि का व्यक्तिक स्वामित्व भारत में बहुत पुराना है। भूमि के स्वामित्व का अधिकार मुख्यतः वंश पर आधारित था, लेकिन भूमि के स्वामित्व के नए अधिकार बराबर पैदा होते रहते थे। परंपरा यह थी कि जो व्यक्ति किसी भूमि पर पहल कृषि करता वह उस भूमि का स्वामी माना जाता था। मध्यकाल में बहुत बंजर जमीन उपलब्ध थी। उद्यमी व्यक्तियों के किसी समूह के लिए एक नया गांव बसाना या किसी गांव की बंजर जमीनों को कृषि योग्य बनाना और इन जमीनों का मालिक बन जाना कुछ कठिन कार्य नहीं था। कृषि की जमीनों के स्वामी होने के अलावा जमींदारों के एक अच्छे खासे वर्ग को अनेक गांवों से मालगुजारी की वसूली का पुश्तैनी अधिकार प्राप्त था। इसे उसका तालुका या उसकी जमींदारी कहा जाता था। मालगुजारी वसूल करने के बदले जमींदार उसमें से एक हिस्सा पाता था, जो कुछ क्षेत्रों में 25% तक चली जाती थी। जमींदार अपनी जमींदारी में आने वाली सभी जमीनों का स्वामी नहीं होता था। जमीन पर वास्तव में खेती करने वाले किसान जब तक मालगुजारी देते रहते थे, वे बेदखल नहीं किए जा सकते थे। इस तरह जमीन में जमींदारों और किसानों के अपने अपने वंशानुगत अधिकार थे। जमींदारों के ऊपर राजा होते थे, जो छोटे बड़े भूखंडों के स्वामी होते थे तथा उन्हें कम या अधिक आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी। इन राजाओं की अधीनता की स्थिति पर जोर देने के लिए फारसी लेखकों ने उन्हें भी जमींदार कहा है, पर उनकी स्थिति मालगुजारी वसूल करने वाले जमींदारों से ऊपर थी। इस तरह ग्रामीण समाज समेत मध्यकालीन समाज अत्यधिक खंडित अथवा सोपानबद्ध था। जमींदारों, राजाओं और सरदारों के अपने अपने सैनिक दल होते थे और वे गाड़ियों में रहते थे, जो उनका शरण स्थल और उनकी ऊंची स्थिति का प्रतीक दोनों होती थी। मध्यकालीन स्रोतों में जमींदार कहलाने वाले इन वर्गों की मिलीजुली संख्या खास बड़ी थी। आईन अकबरी के अनुसार अकबर के काल में उनके पास 3,84,558 सवार, 42,77,057 पैदल सैनिक, 1863 हाथी और 4,260 तोपें थी। पर ये जमींदार बिखरे हुए थे और किसी एक समय में या एक स्थान पर कभी एक बड़ी सेना नहीं जुटा सकते थे। आमतौर पर जमींदारों की अपनी जमींदारियों में बसे किसानों के साथ जाति, वंश या कबीले के आधार पर गहरे संबंध होते थे। भूमि की उत्पादकता से संबंधित उनके पास खासी स्थानीय जानकारियां भी होती थी। जमींदार वर्ग बहुसंख्यक और शक्तिशाली था तथा यह पूरे देश में देशमुख, पाटिल, नायक आदि विभिन्न नामों से पाए जाते थे। इस तरह किसी भी केंद्रीय सत्ता के लिए उनको उपेक्षित करना या विमुख करना संभव नहीं था। जमींदारों के जीवन स्तर के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। अमीरों की तुलना में उनकी आय सीमित थी। छोटे जमींदारों का जीवन तो कमोबेश किसानों जैसा ही रहा होगा, लेकिन बड़े जमींदारों का जीवन स्तर छोटे राजाओं और अमीरों के आसपास रहा होगा। अधिकांश जमींदार देहातों में रहते थे तथा एक प्रकार के ढीले ढाले बिखरे हुए स्थानीय अभिजात थे। जमींदारों को मात्र जमीन पर नियंत्रण के लिए लड़ने वाले और अपने वर्चस्व वाले क्षेत्रों में किसानों का शोषण करने वाले व्यक्ति मानना सही नहीं होगा। अनेक जमींदारों की अपनी जमींदारी के भूस्वामी कृषक जातियों के साथ गहरे जातिगत और नातेदारी के संबंध होते थे। ये जमींदार सामाजिक मानदंड तय नहीं करते थे, बल्कि नए गांव बसाने या कृषि का प्रसार और सुधार करने के लिए पूंजी और संगठन भी प्रदान करते थे। मध्यवर्ती तबका। मध्यकालीन भारत में कोई मध्य वर्ग था या नहीं, इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है। बर्नियर कहता है कि भारत में कोई मध्य स्थिति नहीं थी। एक व्यक्ति या तो बेहद अमीर होता था या फटेहाल जीता था, लेकिन इस कथन से सहमत होना संभव नहीं है। अगर मध्य वर्ग का अर्थ व्यापारी और दुकानदार ले, तो भारत में धनी व्यापारियों और सौदागरों का एक बड़ा वर्ग मौजूद था, और उनमें से कुछ तो उन दिनों संसार के सबसे धनी सौदागरों में गिने जाते थे। इन सौदागरों को परंपरा सम्मत अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे जान माल की सुरक्षा का अधिकार, पर उन्हें किसी नगर के प्रशासन का अधिकार नहीं था। यूरोप में सौदागरों ने विशेष परिस्थितियों में ऐसे अधिकार प्राप्त किए थे। साथ ही जब कभी विशाल क्षेत्रों वाले मजबूत राज्यों का उदय होता था, जैसा कि फ्रांस और ब्रिटेन में हुआ, तो इन अधिकारों में काट छांट भी हो जाती थी। अगर मध्य वर्ग का अर्थ ऐसा समूह है जिसका जीवन स्तर अमीरों और गरीबों के बीच का था, तो मुगल भारत में ऐसे बड़े बड़े समूह मौजूद थे। इनमें छोटे मनसबदार, मामूली दुकानदार शामिल थे और उस्ताद कारीगरों का एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण समूह भी शामिल था। इसमें पेशेवर वर्ग भी शामिल था। हकीम, अग्रणी संगीतकार और कलाकार, इतिहासकार, विद्वान, काजी और धर्मशास्त्री तथा विशालकाय और उदीयमान मुगल प्रशासन तंत्र को चलाने वाले छोटे कारिंदे या खलमनवीसों की एक बड़ी तादाद।
छोटे हाकिमों को आमतौर पर नकद वेतन दिया जाता था और वे भ्रष्ट उपायों से अपनी आय को थोड़ा सा बढ़ा लेते थे। बहुत से व्यक्तियों को निर्वाह के लिए ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाते थे, विशेषकर विद्वानों और धर्माचार्यों आदि को। ऐसे भूमिदान को मुगल शब्दावली में मदद माश और राजस्थान में शासन कहते थे। मुगल बादशाह के अलावा स्थानीय शासक और जमींदार भी, यहाँ तक कि अमीर भी ऐसे दान देते थे। हालांकि हर शासक द्वारा इन दानों का नवीनीकरण आवश्यक था, पर व्यवहार में वे अक्सर पुश्तैनी हो जाते थे। ये समूह अक्सर ग्रामीण अभिजात वर्ग के अंग बन जाते थे तथा ग्राम और नगर के बीच की कड़ी भी। अक्सर लेखक, इतिहासकार और धर्मशास्त्री इसी वर्ग के होते थे। यह मध्यवर्ती तबका कोई वर्ग नहीं था, क्योंकि विभिन्न समूहों के हित अलग अलग होते थे। इसमें विभिन्न धार्मिक समूहों और जातियों के लोग शामिल होते थे। व्यापार और वाणिज्य का संगठन। भारत का व्यापारी वर्ग बहुसंख्य, पूरे देश में फैला हुआ, सुसंगठित और बेहद पेशेवर था। अगर कुछ लंबी दूरी के अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सिद्धहस्त थे तो कुछ स्थानीय खुदरा व्यापार में। पहले वालों को सेठ, बोहरा या मोदी तथा दूसरे वालों को व्यापारी या बनिक कहा जाता था। वस्तुओं के खुदरा व्यापार करने के अलावा बनिक गांवों और कस्बों में अपने गुमाश्ते भी बिठाते थे, जिनकी सहायता से वे अनाजों और नकदी फसलों को खरीदते थे। बंजारे नाम से ऐसे व्यापारियों की एक और श्रेणी थी जो थोक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सिद्धहस्त थी। बंजारे लंबी दूरियां तय करते थे और कभी कभी तो हजारों बैलों पर अनाज, दालें, घी, नमक आदि लाद कर चलते थे। कपड़े, रेशम आदि अधिक कीमती वस्तुओं को ऊँटों या खच्चरों या गाड़ियों पर लादा जाता था, लेकिन नदियों के रास्ते नावों पर भारी मालों की ढुलाई सस्ती पड़ती थी। जलमार्गों के रास्ते, नावों पर यातायात और समृद्ध तटों के किनारे व्यापार आज की अपेक्षा अधिक विकसित थे। खाद्य पदार्थों और अनेक प्रकार के कपड़ों का व्यापार इस काल के अंतर क्षेत्रीय व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। बंगाल शक्कर और चावल का तथा मलमल और रेशम के वस्त्रों का भी निर्यात करता था। कोरोमंडल तट कपड़ा उत्पादन का केंद्र बन चुका था तथा वह गुजरात के साथ भारी व्यापार करता था। तट के किनारे भी और दक्कन पार करके भी गुजरात विदेशी मालों का प्रवेश बिंदु था। वह उत्तर भारत को बारीक कपड़े और रेशम पटोला भेजता था। बुरहानपुर और आगरा उत्तर भारत में व्यापार के दो प्रमुख केंद्र थे। वहाँ बंगाल से अनाज और रेशम तथा मालाबार से काली मिर्च भी पहुँचती थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था और नील और अनाजों का निर्यात करता था। हस्तशिल्प उत्पादन का एक और केंद्र लाहौर था। वह कश्मीर में बनी विलासिता की वस्तुओं, शालों, कालीनों आदि का वितरण केंद्र भी था। पंजाब और सिंध के माल सिंधु नदी के रास्ते बाहर भेजे जाते थे। लाहौर का एक और काबुल और कंदहार के साथ और दूसरी ओर दिल्ली और आगरा के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। इस तरह हम देखते हैं कि भारत का अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ विलासिता की वस्तुओं को लेकर नहीं था। इन मालों की आवाजाही एक पेचीदा तंत्र के जरिए होती थी, जो थोक व्यापारियों को सौदागरों से, फिर नीचे की ओर गुमाश्तों, एजेंटों और कमीशन खेरों, दलालों के जरिए क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर से जोड़ती थी। 17वीं सदी में जो डच और अंग्रेज व्यापारी गुजरात आए, उन्होंने भारतीय व्यापारियों को सक्रिय और जागरूक पाया। अंदरूनी खबरों के लिए जमकर मुकाबला चलता था और देश के किसी भाग में वस्तुओं की जब मांग पैदा होती थी तो उसे तेजी से पूरा किया जाता था। मालों के यातायात को एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था के विकास से भी बढ़ावा मिला जिसके कारण देश के एक से दूसरे भाग में मुद्रा का आसानी से भेजा जाना संभव था। यह काम हुंडियों के जरिए किया जाता था। हुंडी एक साख पत्र होती थी जिसकी एक विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी। हुंडियों में प्रायः बीमा भी शामिल होता था, जो मालों के मूल्य, मंजिल, यातायात के साधन, स्थल, नदी या समुद्र आदि के आधार पर अलग अलग दरों से वसूल किया जाता था। जो सर्राफ मुद्रा के विनिमय में सिद्धहस्त थे, वे ही हुंडियों का कारोबार भी करते थे। इस प्रक्रिया में वे निजी बैंकों की तरह भी काम करते थे। वे अमीरों की जमा राशियाँ रखते और उसे उधार पर चलाते थे। हुंडियों के द्वारा वे साख यानी क्रेडिट पैदा करते थे, जो परिचालन में मुद्रा की कमी को पूरा करता था, क्योंकि सौदागर अपनी मंजिल पर माल बेचने के बाद अपनी हुंडी को भुना सकता था। इस तरह मुद्रा की आवाजाही में, जो हमेशा जोखिम से भरी होती थी, कमी आई। वीर जी बोहरा जैसे धनी व्यापारियों ने भारत के विभिन्न भागों में तथा पश्चिम व दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपनी कोठियां कायम कर ली। तब हुंडियों की व्यवस्था और भी अच्छी हो गई। भारत का व्यापारी समुदाय किसी एक जाति या धर्म का नहीं था। गुजराती सौदागरों में हिंदू, जैन और मुस्लिम, जो अधिकतर बोहरे थे, शामिल थे। राजस्थान में ओसवालों, महेश्वरियों और अग्रवालों को मारवाड़ी कहा जाने लगा। पश्चिम एशिया में स्थलीय व्यापार मुल्तानियों, अफगानों और खत्रियों के हाथों में था। 18वीं सदी में मारवाड़ी महाराष्ट्र और बंगाल तक फैल गए
कोरोमंडल तट के चेट्टी यानी शेट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारी भारतीय और अरब दोनों दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी समुदाय थे। भारत के व्यापारी समुदाय में विशेषकर बंदरगाही नगरों में कुछ सबसे धनी व्यापारी भी थे जिनकी धन और शक्ति की तुलना यूरोप के सौदागरों राजाओं से की जा सकती थी। उदाहरण के लिए सूरत के व्यापार पर अनेक दशकों तक वीरजी बोहरा का वर्चस्व रहा। उसके पास जहाज़ों का एक भारी बेड़ा था और उसे अपने समय के सबसे धनी लोगों में गिना जाता था। 1718 में अपनी मृत्यु के पश्चात अब्दुल गफूर बोहरा अपने पीछे 55 लाख रुपए नकद और माल असबाब तथा 17 समुद्रगामी जहाज़ों का एक बेड़ा छोड़ गया था। इस तरह कोरोमंडल तट के मलय चेट्टी, काशी वीरन्ना और सुचारामा चेट्टी बेहद धनी समझे जाते थे तथा भारत और विदेशों में उनके लंबे चौड़े कारोबार थे। आगरा, दिल्ली, बालासोर, उड़ीसा और बंगाल में भी अनेक धनी सौदागर थे। इनमें से कुछ सौदागर तो तड़क भड़क का जीवन जीते थे और चाल ढाल में अमीरों की नकल करते थे। यूरोपीय यात्रियों ने ऐसे फैलावदार और मजबूत मकानों का उल्लेख किया जिनमें दिल्ली और आगरा के धनी सौदागर रहते थे, लेकिन मामूली व्यापारी अपनी दुकानों के ऊपर बने मकानों में रहते थे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है कि व्यापारी अपने को गरीब जताते रहते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उनको भींगा स्पंज मानकर उनकी दौलत निचोड़ ली जाएगी। यह बात पूरी तरह सच नहीं लगती। शेर शाह के उस समय से ही बादशाहों ने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाए थे। शेर शाह के कानून जगत प्रसिद्ध हैं। जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह थी कि यदि किसी व्यक्ति, चाहे वह काफिर हो या मुसलमान, की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब उसके उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए और कोई उन्हें हाथ न लगाए। अगर उसका कोई वारिस न हो तो उस संपत्ति की रक्षा के लिए निरीक्षक और अलग से संरक्षक नियुक्त किए जाए ताकि उसे वैध ढंग से खर्च किया जा सके, जैसे मस्जिदों और सरायों का निर्माण, टूटे पुलों की मरम्मत और तालाबों कुओं की खुदाई पर। लेकिन स्थानीय अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग व्यापारियों को परेशान करने के लिए भी कर सकते थे। व्यापारियों की संपत्ति कुछ परेशानियों के बावजूद आमतौर पर सुरक्षित रहती थी। यातायात के साधन सस्ते और उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थे। कुछ यूरोपीय यात्रियों की शिकायतों के बावजूद सड़कों पर संतोषजनक सुरक्षा थी और बीमे की व्यवस्था थी। प्रमुख राजमार्गों पर 5-5 कोस की दूरी पर सरायों के साथ यात्रा उस काल के यूरोप जितनी ही सुगम थी। फिर भी व्यापार और व्यापारियों की सामाजिक स्थिति हीन ही रही। राजनीतिक प्रक्रियाओं पर व्यापारियों का कितना प्रभाव था, यह विवाद का विषय है। जहाँ तक उनके हितों का सवाल है, भारतीय व्यापारी राजनीतिक क्षेत्रों में प्रभाव से वंचित नहीं थे। हर सौदागर समुदाय का अपना अगुआ अर्थात नगर सेठ होता था जो उनकी तरफ से स्थानीय अधिकारियों से बात कर सकता था। अपनी बात मनवाने के लिए अहमदाबाद में और अन्यत्र भी व्यापारियों की हड़तालों के उदाहरण मिलते हैं। हमने व्यापार में मुगल शाही खानदान के सदस्यों और मीर जुमला जैसे प्रमुख अमीरों की भागीदारी की बात भी कही है। इस तरह देश और व्यापारी वर्गों के कारोबार और व्यापारिक हितों के संरक्षण के प्रति मुगल शासक वर्ग लापरवाह नहीं था। हालांकि उनके व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने में वह उस तरह सक्रिय न था जिस तरह ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड जैसे कुछ यूरोपीय राज्य थे। भारत में 17वीं सदी में व्यापार और वाणिज्य का प्रसार अनेक कारणों से हुआ। मुगल शासन में देश का राजनीतिक एकीकरण तथा एक विशाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थापना इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। मुगलों ने सड़कों और सरायों पर ध्यान दिया जिससे संचार आसान हुआ। वस्तुओं पर एक समान कर लगाया गया जिससे साम्राज्य में प्रवेश के स्थान पर वसूला जाता था। राहदारी यानी चुंगी को गैर कानूनी करार दिया गया। हालांकि कुछ स्थानीय राजा इससे वसूल करते रहे। मुगलों ने देश भर में फैली टकसालों में उच्च शुद्धता वाले चांदी के सिक्के ढलवाए। कोई भी व्यापारी अपनी चांदी लेकर टकसाल में जा सकता था और बट्टा यानी कटौती देकर सिक्के डलवा सकता था। मुगल रुपया देश विदेश में प्रमाणिक मुद्रा बन गया और इस तरह भारतीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिला। कुछ मुगल नीतियों ने अर्थव्यवस्था के व्यवसायीकरण में अर्थात एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायता पहुंचाई। स्थायी सेना को और अनेक प्रशासन कर्मियों को भी, लेकिन अमीरों को नहीं, वेतन नकद दिए जाते थे। जब्ती व्यवस्था में मालगुजारी का हिसाब लगाकर उसे नकद में मांगा जाता था। जब किसानों को आकलन की दूसरी विधियों को मसलन बटाईदारी को चुनने की छूट दी जाती थी, तब भी राज्य के भाग को आमतौर पर अनाज की व्यापारियों की सहायता से गाँव में ही बेच दिया जाता था। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20% ग्रामीण उत्पादन बाजार में आता था, जो एक उच्च अनुपात है। ग्रामीण अनाज मंडियों के विकास के कारण छोटे कस्बों का उदय हुआ। अमीरों के यहाँ विलासिता की हर प्रकार की वस्तुओं की मांग के कारण हस्तशिल्प उत्पादन का प्रसार हुआ और नगरों का विकास भी। देश में 16वीं सदी में अनेक बड़े नगर विकसित हो चुके थे। राल्फ फिच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में एक था। अकबर के दरबार में आने वाले जेसुइट पादरी मोन्सरेत ने लिखा है कि लाहौर
या एशिया के किसी भी नगर से पीछे नहीं था। हाल के एक अध्ययन से स्पष्ट है कि 17वीं सदी में आगरा फैलकर दोगुना हो गया। बर्नियर, जिसकी रचना 17वीं सदी के मध्य की है, कहता है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से बड़ा था। इस काल में पश्चिम में अहमदनगर और बुरहानपुर, उत्तर पश्चिम में मुल्तान तथा पूरब में पटना, राजमहल और ढाका बढ़कर बड़े बड़े नगर बन गए। अहमदाबाद लंदन और उसके उपनगरों जितना बड़ा था तथा पटना की आबादी 2 लाख थी, जो उन दिनों के हिसाब से एक बड़ी संख्या थी। ये नगर प्रशासन के केंद्र ही नहीं थे बल्कि व्यापार और विनिर्माण के केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए। मुगलों की ग्रामीण उत्पादन का एक बड़ा भाग वसूल करने और उसे मुद्रा में बदलने की क्षमता में तथा अमीरों के हाथों में उसके संकेंद्रण के सभी प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की मांग को बढ़ावा दिया। इनमें मकानों, सरायों, बावलियों आदि के लिए निर्माण सामग्री भी शामिल थी। हथियारों, सभी प्रकारों की बंदूकों, तोपों, ढालों आदि और जहाज़ों के निर्माण में वृद्धि सरकार के सीधे हस्तक्षेप के परिणामों के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। सचल तोपों समेत सभी प्रकार की तोपों के उत्पादन में अकबर और औरंगजेब दोनों की गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने तोपों के सुधार के लिए कदम भी उठाए। भारतीय इस्पात की तलवारों की मांग भारत से बाहर भी थी। 1651 में शाहजहां ने समुद्रगामी जहाज़ों के निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया तथा पश्चिम एशिया की यात्रा के लिए 4 से 6 जहाज़ बनवाए। अगले साल 6 जहाज़ समुद्र में उतारे गए। यह धनी व्यापारियों और अमीर वर्ग के जहाज़ निर्माण कार्यक्रम का ही एक अंग था। फलस्वरूप भारतीय गोदियां जल्दी ही यूरोपीय तर्ज पर जहाज़ बनाने की स्थिति में आ गई तथा पश्चिमी एशिया के लिए माल भाड़ों में कमी आई। विदेश व्यापार और यूरोपीय व्यापारी। हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी अनेक बंदरगाहें थी और नगर थे जहां से बाहरी दुनिया के साथ भारत का जमकर व्यापार चलता रहता था। भारत न केवल दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया के अनेक देशों को चावल, शक्कर आदि खाद्य पदार्थ भेजता था, बल्कि इस क्षेत्र के व्यापार में भारतीय कपड़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। जैसा कि एक अंग्रेज गुमाश्ते ने कहा था, अदन से आचीन तक हर कोई सिर से पांव तक भारतीय वस्त्रों में लिपटा हुआ था। यह वक्तव्य थोड़ी अतिशयोक्ति से भरा अवश्य है, क्योंकि मिस्र और उस्मानी तुर्की भी कपास पैदा करते और कपड़ों का निर्यात करते थे, पर बुनियादी तौर पर यह सही है। यही चीज़ थी जिसने भारत को चीन छोड़कर एशियाई जगत का कारखाना जैसा बना दिया था। भारत को जिन वस्तुओं का आयात करना पड़ता था वे थे टिन और तांबे जैसी कुछ धातुएं, जिनका उत्पादन यहाँ अपर्याप्त था। टिन का उपयोग कांसा बनाने के लिए किया जाता था। भोजन और दवाओं में प्रयोग के लिए कुछ मसाले, जंगी घोड़े और हाथीदांत जैसी विलासिता की वस्तुएं। व्यापार का अनुकूल संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को सोने चांदी का आयात करना पड़ता था। भारत के विदेश व्यापार के बढ़ने के कारण 17वीं सदी में देश में सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया कि बर्नियर के अनुसार दुनिया के हर भाग में घूमने फिरने के बाद सोना चांदी अंततः भारत में दफन हो जाते हैं, जो सोने और चांदी का तहखाना है। इस वक्तव्य में भी अतिशयोक्ति है, क्योंकि उन दिनों प्रत्येक देश सोना चांदी से चिपके रहने का प्रयास करता था, लेकिन अधिकतर इसमें भारत और चीन ही सफल रहे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं विशाल थी और वे अधिकतर आत्मनिर्भर थे। हम 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत में पुर्तगालियों के आगमन का उल्लेख कर चुके हैं। तीखे पुर्तगाली विरोध के बावजूद डचों ने 1606 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक फरमान हासिल करके मसूलीपट्टनम में अपना अड्डा बना लिया। उन्होंने मसाले द्वीप, जावा और सुमात्रा में भी पैर जमा लिए, जिसके चलते 1610 तक वे मसालों के व्यापार पर हावी हो चुके थे। डच मूलतः मसालों के व्यापार के लिए ही पूरब में आए थे, पर जल्दी उन्होंने महसूस कर लिया कि भारतीय कपड़ों के बदले मसाले हासिल करना सबसे आसान है। कोरोमंडल तट पर बनने वाले कपड़े दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक लोकप्रिय थे और उनकी लदाई सबसे सस्ती थी। इसलिए डच मसूलीपट्टनम से दक्षिण में कोरोमंडल तट की ओर बढ़े। उन्होंने स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल करके उसे अपनी कार्रवाइयों का आधार बना लिया। डचों की तरह अंग्रेज भी मसालों के व्यापार के लिए पूरब में आए, लेकिन जब उनका सामना डचों की दुश्मनी से हुआ, तो जिनके पास अधिक संसाधन थे और जो मसाले द्वीपों में पहले ही पैर जमा चुके थे, तो अंग्रेज़ों ने भारत पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। सूरत से बाहर एक पुर्तगाली बेड़े को हराने के बाद उन्होंने आखिर 1612 में वहाँ अपनी फैक्ट्री बना ली। उसे 1618 में जहांगीर के एक फरमान से अनुमोदित किया, जिसे सर टॉमस रो की सहायता से प्राप्त किया गया था। फिर डच भी आए और सूरत में उन्होंने भी एक फैक्ट्री बनाई। भारत के वस्त्र निर्यात केंद्र के रूप में अंग्रेज़ों ने गुजरात के महत्व को जल्द महसूस कर लिया। उन्होंने लाल सागर और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों के साथ भारत के व्यापार में दखल देने की कोशिश की। 1622 में ईरानी फौजों की मदद से उन्होंने हरमुज पर कब्जा कर लिया, जो फारस की खाड़ी के सिरे पर पुर्तगालियों का अड्डा था। इस तरह 17वीं सदी की पहली चौथाई तक भारतीय व्यापार में डच और अंग्रेज़ दोनों पैर जमा चुके थे और समुद्र पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है।
पुर्तगाली गोवा में बने रहे तथा दमन और दीव में भी, लेकिन भारत के विदेश व्यापार में उनकी भागीदारी लगातार कम होती गई। हाल के अनुसंधानों से पता चला है कि समुद्र पर अपने वर्चस्व के बावजूद यूरोप वाले एशियाई व्यापार से भारतीय व्यापारियों को भी कभी बाहर न निकाल सके। वास्तव में भारत के किसी भी भाग, गुजरात, कोरोमंडल या बंगाल के साथ व्यापार में यूरोपीय कंपनियों का भाग भारत के विदेश व्यापार का केवल एक छोटा हिस्सा ही रहा। भारतीय व्यापारी अगर अपने को कायम रख सके तो इसके अनेक कारण थे। जहां तक कपड़ा व्यापार का सवाल था तो भारतीय व्यापारी घरेलू और विदेशी बाजार दोनों को बेहतर जानते थे। भारतीय कम मुनाफे पर 10 से 15% पर भी काम करने को तैयार रहते थे, जबकि ऊपरी लागत, फैक्ट्रियों की लागत, जंगी जहाज़ों आदि के खर्च पूरे करने के लिए डच न्यूनतम 40 से 50% मुनाफे को आवश्यक मानते थे। अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण भी ऐसा नहीं रहा होगा। डच और अंग्रेज़ों ने यह देखा कि मुगल सरकार और भारतीय व्यापारियों के सहयोग के बिना वे भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे, बल्कि अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की रोटी तक नहीं खिला सकते थे। इन कारणों से और अपने कामकाज की लागत कम करने के लिए वे भारतीय सौदागरों के मालों को अपने जहाज़ों पर लादने लगे। साथ ही भारतीय जहाज़रानी की भी वृद्धि हुई। सूरत में सदी के मध्य में लगभग 50 जहाज़ थे, जिनमें से अनेक तो मजबूत बने थे, तो सदी के अंत तक उनकी संख्या बढ़कर कम से कम 112 हो चुकी थी। यह भारत के विदेश व्यापार और घरेलू विनिर्माण की वृद्धि का एक और सूचक था। एशियाई व्यापार में भागीदारी के अलावा अंग्रेज़ और डच ऐसी वस्तुओं की तलाश में भी थे जिनका भारत से यूरोप को निर्यात किया जा सके। आरंभ में काली मिर्च के अलावा प्रमुख व्यापार नील का था, जिसका उपयोग ऊनी कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाता था। सबसे उपयुक्त नील वह पाया गया जो सरखेज यानी गुजरात और आगरा के पास बयाना में पैदा किया जाता था। अंग्रेज़ों ने जल्द ही कैलिको यानी मोटा सूती कपड़ा कहलाने वाले भारतीय वस्त्रों का यूरोप को निर्यात शुरू कर दिया। आरंभ में गुजरात का कपड़ा इसके लिए पर्याप्त था, लेकिन मांग बढ़ी तो अंग्रेज़ों ने आगरा और उसके आसपास उत्पादित कपड़ों को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, पर यह भी काफ़ी नहीं रहा। इसलिए उन्होंने कोरोमंडल को आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया। 1640 तक कोरोमंडल का निर्यात गुजरात के निर्यात के बराबर हो चुका था और 1660 तक गुजरात से 3 गुना हो गया। मसूलीपट्टनम और फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो बाद में मद्रास के रूप में विकसित हुआ, इस व्यापार के प्रमुख बंदरगाह थे। डच भी इस नए उद्यम में अंग्रेजों के साथ शामिल होकर कोरोमंडल से मोटे कपड़े और नील का निर्यात करने लगे। अंग्रेजों ने सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित लहरी बंदर को भी खंगाला, जो सिंधु नदी के रास्ते होने वाले यातायात के साथ मुल्तान और लाहौर की पैदावार को खींच सकता था, पर वह व्यापार गुजरात के व्यापार के आगे गौण ही रहा। इससे अधिक महत्वपूर्ण उनके बंगाल और उड़ीसा के व्यापार के विकास संबंधी प्रयास थे। पूर्वी बंगाल में पुर्तगाली और माग लुटेरों की सरगर्मियों से इस विकास की गति धीमी रही, लेकिन 1650 तक अंग्रेज हुगली के किनारे और बालासोर उड़ीसा में पैर जमा चुके थे और वहाँ के कपड़ों के अलावा कच्चे रेशम और शक्कर का निर्यात करने लगे थे। एक और मद का विकास भी हुआ, यह था शोरे का निर्यात, जो बारूद की यूरोपीय स्रोतों का पूरक बन गया। उसे यूरोपगामी जहाज़ों में स्थिरक यानी बैलास्ट के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था। सबसे अच्छी किस्म का शोरा बिहार में पाया जाता था। पूर्वी क्षेत्रों के निर्यात तेजी से बढ़े तथा सदी के अंत तक मूल्य के एतबार से वे कोरोमंडल के निर्यात के बराबर हो चुके थे। इस तरह डच और अंग्रेज कंपनियों ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजार खोले। 17वीं सदी की आखिरी चौथाई तक भारतीय वस्त्र इंग्लैंड में धूम मचाने लगे थे। जैसा कि एक अंग्रेज प्रेक्षक ने लिखा है, चाहे स्त्रियों के वस्त्रों से संबंधित हो या हमारे घरों के फर्नीचर से, लगभग हर ऐसी चीज़ जो लकड़ी या रेशम की बनी होती थी भारतीय व्यापार द्वारा प्रदान की जाती थी। इंग्लैंड में इस स्थिति के खिलाफ प्रतिक्रिया होने के फलस्वरूप 1701 में फारस, चीन या ईस्ट इंडीज अर्थात भारत के सभी चित्रित, रंगे हुए, छपे हुए या दाग बनाए हुए सूती कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इनका और दूसरे दंडनीय विधानों का प्रभाव कम ही पड़ा। छपे हुए कपड़े की जगह सफ़ेद भारतीय सूती कपड़ों का आयात, जो 1701 में बढ़कर 9.5 लाख थान था, 1719 तक उछलकर 20 लाख थान तक जा पहुंचा। हालांकि 17वीं सदी के उत्तरार्ध और 18वीं सदी के आरंभिक भाग में यूरोप के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा, पर अंतर एशियाई व्यापार अभी भी बहुत अधिक लाभदायक था। उदाहरण के लिए अनुमान लगाया गया है कि मसालों के समूचे उत्पादन का केवल 14% यूरोप जाता था और उनकी सबसे अधिक खपत भारत और चीन में थी। 17वीं सदी में पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका के लिए भारतीय कपड़ों का निर्यात भी बढ़ा। व्यापार भी एक नई मध्यकभा का कहवा यानी बरवामीम थी, जो यमन यानी दक्षिण अरब में पैदा की जाती थी। लाहौर और मुल्तान भारत के स्थलीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कहा गया है कि ईरान के विभिन्न भागों में व्यापारियों का एक बड़ा समूह बसा हुआ था, जिनकी संख्या 10,000 थी। ईरान से वे बुखारा और समरकंद तक, दक्षिण रूस तक भी फैल गए। इस तरह बाकू और वोल्गा नदी के मुहाने पर स्थित आस्त्राखान में उन भारतीय व्यापारियों की एक बड़ी सी बस्ती थी जो मॉस्को के साथ व्यापार करते थे। यारकंद और खोतान, आधुनिक सिंकियांग में भी भारतीय व्यापारियों की बस्तियां थीं, जो पंजाब से कश्मीर और लद्दाख के रास्ते चीन के साथ व्यापार करने में सहायक थी। सफवी साम्राज्य और फिर मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद ही इस स्थलीय व्यापार का पतन हुआ।
भारत के विदेश व्यापार की वृद्धि, देश में सोने चांदी की आमद और तेजी से बढ़ रहे यूरोपीय बाजारों के साथ भारत के घनिष्ठतर संबंधों के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जहां भारतीय व्यापार की वृद्धि हुई, वहीं देश में सोने चांदी की आमद और भी तेज रही। फलस्वरूप 17वीं सदी के पूर्वार्ध में कीमतें लगभग दुगनी हो गई। समाज के विभिन्न वर्गों पर इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन अभी होना है। इससे संभवतः गांवों के पुराने परंपरागत संबंध कमजोर हुए तथा कुलीन वर्ग भी धन प्रेमी, लोभी और खूंचूस बन गए। दूसरे यूरोपीय राष्ट्र भारत को होने वाले सोने चांदी के निर्यात के विकल्प की खोज में थे। एक उपाय तो यह था कि मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करके कपड़ों के भारतीय व्यापार पर कब्जा करके एशिया के व्यापार तंत्र में घुसा जाए। जैसा कि हमने देखा, इन क्षेत्रों में उन्हें सीमित सफलता मिली। इसलिए उन्होंने भारत और पास पड़ोस में साम्राज्य बनाने का प्रयास किया ताकि वे इन क्षेत्रों के राजस्व से यूरोप के आयातों का भुगतान कर सके। डच, जावा और सुमात्रा को जीतने में सफल रहे, पर सफलता की कुंजी भारत था। भारत विजय के लिए अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों दोनों ने कोशिश की, लेकिन पहले मुगल शासन और फिर सहयोगी सूबेदारों के अंतर्गत भारत जब तक मजबूत और एकजुट रहा, वे सफल नहीं हो सके। उन्हें सफलता तभी मिली जब आंतरिक और बाह्य कारणों ने इन राज्यों को भी कमज़ोर कर दिया।